हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार डाल रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगते होंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराती हूँ और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे सीटेट यूपी टेट हो, चाहे आईएएस पीसीएस में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी देखें तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट और जो है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो सकें। और आप लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन जो भी मैं कराती हूँ। और फ्रेंड्स, पॉलिटी भी मैं अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से करा रही हूँ चैप्टर वाइज। और उस पर मैं जो है बाद में पीडीएफ भी आप लोगों को मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी ही आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर काल पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने करा दिया था और ये है पार्ट 2। और थर्ड एक इसमें पार्ट 3 भी कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये जो है आज मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे माना जाता है? ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमारगुप्त। तो हमारा राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड। तो थोड़ा सा मैंने डिटेल लिया है, इसमें डिटेल में देख लेते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में साक्षरता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। तो शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि भी है शकारी। कभी एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखें। तो इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलाए। तो इस उपलक्ष्य में इसने किसके सिक्के चलाए थे? ये चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स, रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय ही था ये। ठीक, अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा इसने चांदी के भी सिक्के जारी किए थे, ये इसने रजत सिक्के भी जारी किए। यानी रजत और चांदी एक ही चीज है वैसे। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया और शक राज्य में प्रचलित करवाया। ठीक। थर्ड क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गए, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ए है अफ्रीकी व्यापार पर, बी है पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी है दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर या डी है मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 3, सी है ये इसमें थर्ड जो है ऑप्शन, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। तो हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गए थे और भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर हो गए थे? पूर्व एशियाई व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ए है ताम्रलिप्ति, बी है भड़ौज, सी है कल्याण, डी है काम्बे। तो ये जो हमारा राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स ताम्रलिप्ति, यानी फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर, ताम्रलिप्ति।
डिटेल देख लेते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भड़ौच, पहले इसका नाम भृगु कच्छ था लेकिन भड़ौच इसका नाम है, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो ये जो है ताम्रलिप्ति जो था एक प्रमुख ही बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक, ताम्रलिप्ति। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? तो ये देखिए काफी लंबा क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट है, प्रवक्ता में, इन सब में यही इस तरीके को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए देखते हैं। ये है प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। बी है, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी है, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो डी है, इस संबंध में ए तथा बी दोनों ही विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ये हमारा राइट आंसर क्या है? ये है सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। ठीक, सिक्स क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? फर्स्ट है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा पॉइंट है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो ये थर्ड ऑप्शन है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो सिक्स का राइट आंसर है सी, 2 और 3। क्या है राइट आंसर? 2 और 3। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक, ये जो है ये है राइट आंसर, यही 2 और 3। ठीक, इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल देखने से फ्रेंड्स एक फायदा होता है कि डिटेल उसमें क्वेश्चन अगर है तो डिटेल में कई क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बदल बदल के पूछा जाता है। क्वेश्चन एक ही होता है लेकिन उसे कई तरीके से पूछा जाता है। तो डिटेल में ले लेती हूँ, उसमें आपके 2-3 क्वेश्चन कम से कम कवर हो जाते हैं। तो इसमें डिटेल देख लेते हैं। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि राजा होता था, उसका अपनी श्रेणियों के संचालन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी, यानी इसका कोई भी नियम कोई दूसरा नहीं बनाता था। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफी महत्व प्रदान प्राप्त होता था। ठीक है, 7th क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ए है वस्त्र उत्पादन, बी है बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी है हस्तशिल्प, डी है अफीम खेती। तो 7th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, वस्त्र उत्पादन। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख स्रोत था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्ति, भृगु कच्छ, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजीरिस प्रतिष्ठान, सोपारा और बारबेरिकम।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही मेन चीज़ है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। ये है सारे जो नाम है उसे आप लोग अच्छी तरीके से याद करें। ताम्रलिप्ति, भृगुकच, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा बारी, बेरिकम, ये सब जो है ये हैं वस्त्र उत्पादन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ये बहुत बड़े सब केंद्र थे। ठीक है। 8 क्वेश्चन है हमारा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ये है भरूच, बी है कल्याण, सी है खंबात और ये है ताम्रलिप्ति। तो इसका हमारा राइट आंसर है 8 क्वेश्चन का डी, ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति आधुनिक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान को कहते थे। ये ध्यान रखें कि ये जो है कहाँ का था स्थान है? ताम्रलिप्ति आधुनिक जो पश्चिम बंगाल है, बंगाल, उसमें मिदनापुर जिला है। उस मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान, मिदनापुर जिले में कोई तामलुक नामक स्थान है जिसको जो है ताम्रलिप्ति कहा जाता था। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ये थोड़ा सा हो गया। बाकी मैं जब आप लोगों को पीडीएफ दूंगी तो मैं इसे सब सही करके आप लोगों को अच्छी तरीके से पीडीएफ बना के दूंगी। कहीं 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 रह ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। 9th क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल्य, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत। तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, सुश्रुत। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्य कुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। ठीक। 10th क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में से संबंध जो है आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। ये है धन्वंतरी, बी है भास्कराचार्य, सी है चरक, डी है सुश्रुत। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 10 का बी, भास्कराचार्य। निम्नलिखित में से किसका भारतीय प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था? तो ये थे भास्कराचार्य। धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये पॉइंट याद रखें कि जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसके नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरी जो थे ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। तो ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कराया था जब, तो चरक जो है कनिष्क के राज्य वैद्य थे। ये मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में। तो ये ध्यान रखें, चरक जो थे ये भी आयुर्वेद के वो थे। इन्होंने चरक संहिता नामक बुक लिखी थी और जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये देखिए चरक संहिता याद रखिए किसकी रचना है? ये चरक की रचना है। ठीक है। और सुश्रुत भी चरक भी दोनों ही आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक क्या थे? कनिष्क के राज्य वैद्य थे। जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ। भास्कराचार्य क्या थे? ये खगोलीय एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, ये भी ध्यान रखें, इनकी बुक पूछ लेते हैं। सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती, ये गणित की पुस्तक है। लीलावती कई बार ये पूछ लेता है कि लीलावती किस उसकी पुस्तक है, तो ये ध्यान रखें ये गणित की पुस्तक है। सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती के नामक ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान से संबंधित विषय पर प्रकाश डाला गया है। तो सिद्धांत जो शिरोमणि है वो तो खगोल विज्ञान से संबंधित है, जबकि ये लीलावती है वो गणित से संबंधित इनकी बुक है भास्कराचार्य की। ठीक है। 11th क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था।
दूसरा है पॉइंट, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। थर्ड पॉइंट है, 5वीं सदी ईस्वी में कोण के राजा का सिद्धांत ज्ञात था। फोर्थ पॉइंट है, 7वीं सदी ईस्वी पूर्व में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, 1, 3 और 4, या डी 1, 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर है ये जो है हमारा 11th का सी, 1, 3 और 4। ठीक है, तो ये जो है हमारे हैं सही 1, 3 और 4, 2 जो है ये सही नहीं है। ये जो मानव प्रत्यारोपण, मानव आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था वो गलत है। 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डिटेल लिया था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं शती ईस्वी तक भारत ने त्रिकोणमिति में जा, साइन, कोज्या, कोचिन और उत्क्रम जा, ये सब फ्रेंड्स उससे संबंधित है जो है गणित से, मैथ से। तो मैं मैथ की स्टूडेंट हूँ नहीं, इसलिए आप लोग अपने तरीके से समझ लीजिएगा इसे। तो ये सब सिद्धांत जो दिया है, उत्क्रम जाए, ये सब सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इसका उल्लेख है। 7वीं शती में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? बरुचि, शंकु, क्षणपक या अमर सिंह। तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, क्षणपक। क्या था राइट आंसर हमारा? सी, क्षणपक। ठीक है, ज्योतिष से इसका संबंध। 13 क्वेश्चन हमारा, कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त के, अशोक महान के, चंद्रगुप्त फर्स्ट के या चंद्रगुप्त सेकंड के। तो 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, चंद्रगुप्त सेकंड के। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे। और कालिदास का तो आप अच्छी तरीके से कालिदास को जानते होंगे, इनकी बहुत सारी बुकें हैं जो है, उनके भी बहुत एग्जाम में बुकों के नाम वगैरह पूछते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम और बहुत सारी जो है इसमें है किताबें इनकी। तो ये थे बहुत ही महान कवि थे ये, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये रहे हैं कालिदास। ठीक है, 14 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क या पण। तो ये हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, बी आंसर, बी दिनार। तो इसमें से गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा है, सोने की जो मुद्रा थी वो थी दिनार। ठीक, 15 क्वेश्चन हमारा, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? करशापण, दिनार, रूपक, निष्क। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा रूपक। जो स्वर्ण मुद्रा थी वो थी दिनार, जो स्वर्ण मुद्रा थी गुप्तकालीन वो थी दिनार, और जो रजत मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा थी, उसको नाम जो है ये रूपक नाम दिया गया था उसे। चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे गुप्तकालीन में? रूपक। 16 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने। तो हमारा 16 का राइट आंसर है ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से जो है ये गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम, उसने सर्वप्रथम सबसे पहले उसने सिक्के जारी किए थे। 17 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। संस्कृत, प्राकृत या पाली या सोरसैनी। तो जो स्त्री और शूद्र, इन्हें बहुत ही बुरी हालत थी इन लोगों की, स्त्री और शूद्र दोनों लोगों की। तो उनको संस्कृत नहीं बोलने दिया जाता था, बाकी सब लोग संस्कृत बोलते थे, उच्च वर्ग के लोग। तो उनको प्राकृत भाषा, स्त्री और शूद्र दोनों ही प्राकृत भाषा बोलते थे। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। बहुत ज़्यादा ही मतलब भेदभाव था उस समय। चलिए फ्रेंड्स,
18 क्वेश्चन हमारा, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एरर से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? एरर से। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, किसी का भी एग्जाम हो जिसमें भी जीएस आते हैं, सब में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी सब में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। सती प्रथा का पहला जो अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ था, प्रमाण प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ था एरर से। ठीक। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरर से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। तो यूजीसी नेट में ये कई पॉइंट में सारा ही दे देगा, इसलिए मैंने डिटेल भी लिया था। तो ये सती प्रथा का प्रथम अभिलेख, एक तो ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरर से, और यह अभिलेख कब प्राप्त हुआ है? 510 ईस्वी का है। ये किस समय का है? ये 510 ईस्वी का, और जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक। 19 क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, घटोत्कच ने। तो 19 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ये गुप्त संवत का जो है ये स्थापना की थी। तो गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था, इसकी तिथि 319 ईस्वी है। जैसे शक संवत, विक्रम संवत 57 ईस्वी, और जो है ये शक संवत कनिष्क के शासन काल में शुरू हुआ था, 74 ईस्वी। तो ये सब है। ठीक है। 20 क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सम्राट, सूची सेकंड विरुद्ध। ए अशोक पर क्रमांक, बी समुद्रगुप्त प्रियदर्शन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय क्रमादित्य, डी है स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ए बी सी डी। तो ये है 1 2 3 4, 3 2 1 4, इनमें मिलान हमें करना है। तो 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ये हमारा राइट आंसर है सी। ए का 2, ये था अशोक को क्या कहते हैं? प्रियदर्शन। समुद्रगुप्त जो था वो था पर क्रमांक, और चंद्रगुप्त द्वितीय इसको विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त जो था वो क्रमादित्य। ठीक। 21 क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की, प्रतिहार युग की, राष्ट्रकूट की, या सातवाहन युग की? तो 21 का हमारा राइट आंसर है ए, गुप्त काल की। 22 क्वेश्चन है, जिस शासक वंश ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था वो कौन थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? तो थे गुप्त वंश। ठीक। मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिया था गुप्त वंश ने। 23 क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। 23 का हमारा राइट आंसर है सी। प्राचीन भारत में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। 24 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की दशा पुरुषों के बराबर थी? ठीक। गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोलों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर है डी, इनमें से किसी में भी नहीं। स्त्रियों की जो दशा थी वो पुरुषों के बराबर किसी में भी नहीं थी। ऋग वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं दिए गए थे, अतः स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से बराबरी किसी काल में भी नहीं कही जा सकती। तो पुरुषों से बराबरी इसकी किसी काल में भी नहीं कही जा सकती थी, सब काल में इसकी स्थिति
स्त्रियों की स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। ठीक है। 25 क्वेश्चन हमारा, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? तो हमारा राइट आंसर है 25 क्वेश्चन का बी, उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राज्य की भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः छठा भाग तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उतरंग तथा भाग कर कहा गया है। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा गया है, ये देख लीजिए, मैं हाईलाइट कर देती हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से ध्यान रहे। ये भाग कर और उद्रंग। ठीक है। तो गुप्त काल में ये जो है कहा गया है, और गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो थी वो उपज का, फसल का छठा भाग थी। ठीक। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। और मैंने पिछली वीडियो में गुप्तोत्तर काल जो पार्ट 1 था, तो उसमें मैंने आप लोगों को उससे एक सवाल पूछा था। मैंने ये कहा था कि 24 क्वेश्चन मैं कराऊंगी और एक क्वेश्चन आपको बताना होगा, लेकिन आप किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। तो इसलिए आज मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और अगर आप आंसर देंगे तो आप लोगों को इंटरेस्ट भी हो आएगा, और जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग को अगर आंसर देते तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद भी हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने आंसर नहीं दिया, तो इसलिए मैंने आज सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और पिछले जो है पार्ट 1 का जो 25 क्वेश्चन था पिछली वीडियो का, हिस्ट्री का, उसका मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। तो उसका आंसर जो था वो लास्ट ऑप्शन था उसका। 25 क्वेश्चन पे आप जाएंगे पिछली वीडियो में, अरब आक्रमण जो है वो लास्ट को जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था डी। ठीक है। राइट आंसर डी है, और वो अरब आक्रमण। ठीक है। तो ये हमारे आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ पॉलिटी की वीडियो में, क्योंकि मैं एक वीडियो पॉलिटी की डालती हूँ फिर एक हिस्ट्री की डालती हूँ, जिससे कि सभी बच्चों की तैयारी बराबर चलती रहे। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।